हाँ ये है कि इंग्लिश की थोड़ी अधिकता मिलेगी, लेकिन जिस दिन से अभी तो मेरा सीधे मैं इंटरेक्टिव सेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने पीडीएफ और पेन टैब का यूज़ करना स्टार्ट किया उस दिन मैं हिंदी को पूरी तरीके से समाहित कर लूँगा। और हिंदी मीडियम, मैं आशा करता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, ठीक है, इंग्लिश वालों को तो नहीं ही होगी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, वो है गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ समझो आप, जब हम गवर्नमेंट बजटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, या हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सरकार, ठीक है, केंद्रीय या केंद्र सरकार या केंद्रीय बजट। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ हम केंद्रीय सरकार, और जिस बजट की बात कर रहे हैं वो सेंट्रल बजट या यूनियन बजट या केंद्रीय बजट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? केंद्रीय बजट, ठीक है। इसको केंद्रीय, या इसको हम सामान्य बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामान्य बजट भी कहते हैं। तो जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले उसमें समझ लेना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उस किस गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। वो गवर्नमेंट कौन सी है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या वो यूनियन गवर्नमेंट है, या वो केंद्रीय सरकार है, या वो केंद्रीय बजट है, या वो सामान्य बजट हम कहेंगे इसको, ठीक है। अब शब्द आती है यहाँ पर गवर्नमेंट का बात आती है ना, समझो, ठीक। माइक वगैरह की कंडीशन सब देखना पड़ता है, उसके बाद ही चल सकते हैं, क्योंकि अगर माइक हिल गया थोड़ा सा तो आपको आवाज़ सही प्रॉपर नहीं आएगी और पूरे वीडियो में भी ये चलेगा। अब यहाँ बजट समझो क्या है, ठीक। जब हम बजट की बात करते हैं तो देखो, लेकिन अब बजट से पहले ये समझो कि हम ये वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब 1-2 मिनट के इंट्रोडक्शन में हो सकता है बहुत लोग भाग जाएं देखकर, लेकिन समझ लो कि हम करने क्या क्या वाले हैं, उसके बाद समझो। देखो, सबसे पहले हम बजट का शॉर्ट इंट्रो लेंगे, ठीक। बजट के इंट्रो के बाद हम क्या समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम इसमें समझेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। क्यों फिजिकल पॉलिसी समझेंगे? क्योंकि फिजिकल पॉलिसी ही अल्टीमेटली जो फिजिकल पॉलिसी का मेन टूल है वो बजट होता है, ठीक है। बजट के थ्रू ही कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकारें हैं अपनी फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती हैं। अब वो इंप्लीमेंट क्यों करती हैं, किसको इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, आखिर वो फिजिकल पॉलिसी से करना क्या चाहती हैं इकोनॉमी में या किसी देश के इकोनॉमी में, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल पॉलिसी को समझेंगे, फिजिकल पॉलिसी के एम को समझेंगे कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई करने का, इंप्लीमेंट करने का किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद देखो, बजट हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, उसका एम हो गया। उसके बाद हम 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट समझेंगे। वो है पहला 3 डॉक्यूमेंट्स। क्या समझेंगे हम? 3 डॉक्यूमेंट समझेंगे, 3। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? वो 3 डॉक्यूमेंट होंगे जो सरकार, किसी भी सरकार को, भारत में किसी भी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन बाध्य करती है, अपने आर्टिकल में बाकायदा दे रखा कि नहीं आपको ये करना ही करना है। और वो 3 आर्टिकल, वो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल, और तीसरा कौन सा? फाइनेंस बिल। आपको करना ही करना है हर साल, एनुअली आपको इन 3 डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट के सामने पेश करना ही करना है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 फंड्स की, ठीक, 3 फंड्स की बात करेंगे। ये 3 फंड्स कौन सी होती हैं? अरे भाई, जब हम बजट बनाते हैं, जहां से पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा कहां आता है, कहां से आता है, कहां को जाता है, ठीक है, वो बात हम समझेंगे 3 फंड्स में। और उन 3 फंड्स में कौन कौन से फंड समझेंगे हम? उसमें समझेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी संचित निधि क्या है, ठीक है। उसमें हम समझेंगे लोक लेखा अकाउंट, या उसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं, पब्लिक अकाउंट क्या है। और तीसरा हम समझेंगे कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और ये किस आर्टिकल में इनका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी समझेंगे। वैसे तो ये पॉलिटी का इशू हो जाता है जब हम आर्टिकल की बात करने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमी में, चूंकि बजट जो है वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी कुछ अटैच है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा आर्टिकल की भी बात करते चलेंगे। 3 फंड्स आप समझ लेंगे। उसके बाद हम क्या समझेंगे? 3 फंड्स के बाद समझेंगे हम 6 स्टेजेस समझेंगे। भारत में 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग द बजट, ठीक। बजट को बनाने के लिए 6 स्टेजेस जो होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हम यहीं पर समझेंगे वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ठीक, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। 6 स्टेजेस समझने के बाद इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। क्वेश्चंस करने के बाद अगर टाइम बचा तो हम जो है गवर्नमेंट के बजट स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कौन कौन सा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रेवेन्यू और क्या क्या कैसे कैसे होता है, हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक शॉर्ट इंट्रो इसलिए दे दिया ताकि आप समझ जाओ कि हम इस वीडियो लेक्चर में करने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बजट की, ठीक।
तो बजट जो है वो क्या, पहले वर्ड की बात कर लें ना, जो आप लोग जानते हैं, जब जो देखो जो आप जानते हैं, जब हम उससे बात करेंगे तो जो आप जानते हुए और जो आप नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे सब जानेंगे। मतलब पहले आप जो जानते हैं वो जानिए, फिर जो नहीं जानते वो जानिए। यानी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक से आप एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। देखो जब बजट की शब्द की बात करते हैं तो ये जो है शब्द, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक। ये फ्रेंच वर्ड किससे आया है? एक फ्रेंच वर्ड है बॉगेट। क्या है? बॉगेट, बॉगेट, ठीक। इस बॉगेट शब्द से मिलकर बना है बजट शब्द, ठीक है। और इस बजट का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है लेदर बैग। क्या होता है? चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। और इस चमड़े का थैले का काम क्या होता है? इस चमड़े के थैले में जो फिन मिन होती हैं, ये फिन मिन कौन होती हैं? फिन यानी फाइनेंस और मिन यानी मिनिस्टर, ठीक। फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो वित्त मंत्री होती हैं, कीप देयर डॉक्यूमेंट। क्या करती हैं? कीप देयर डॉक्यूमेंट, कीप देयर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। आप समझो, कीप देयर डॉक्यूमेंट में ये नहीं है कि वो अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड, अपनी पैन कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और जो जो सर्टिफिकेट पाए होंगे वो रखेंगे, नहीं। कीप देयर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, जिसको उन्हें पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है। जैसे कोई भी दस्तावेज उस बजट या लीडर के बैग में रखा और उसको क्या करेंगे? हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। हम अपने आधार कार्ड उस डॉक्यूमेंट में, उस लेदर बैग में नहीं रखेंगे। तो बजट शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड बुगेट से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर यूज करती हैं फॉर कीपिंग देयर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बजट, ठीक है। वो सारे दस्तावेजेस को इस लेदर बैग में रखती हैं। अच्छा, अब यहां समझो, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में समझो। ये जो है 1867 से, या कह लें कॉलोनियल एरा से, कॉलोनियल एरा से क्या चलता आ रहा था? कॉलोनियल एरा से चलता आ रहा था कि जो एक चमड़े का थैला होता है उसी में डॉक्यूमेंट लेकर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 2019 में कुछ परिवर्तन किए गए। 2019 में जब बजट पेश किया गया माननीय श्री निर्मला सीतारमण द्वारा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जो कि फिन मिन है यानी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा इस कॉलोनियल प्रैक्टिस को, कॉलोनियल प्रैक्टिस, ठीक, कॉलोनियल प्रैक्टिस यानी जो औपनिवेशिक काल से, जो ब्रिटिश काल से चलता आ रहा था कि हम क्या करें, हम एक लेदर के बैग में सब डॉक्यूमेंट रखकर जाकर फोटो वगैरह खिंचवाएंगे, देखो ये हम बजट पेश करने जा रहे हैं, उस सबको चेंज कर कर इन्होंने क्या किया, 2019 में जो बजट पेश किया उसको किया 4 फोल्डेड रेड क्लॉथ लेजर, ठीक। यानी 4 फोल्डेड यानी एक ऐसा दस्तावेज जो 4 तरफ से जो है फोल्ड किया जा सकता है। ये अब देखो, आप समझो, यहां पर आपके यहां होगा तो आपने देखा होगा, ये देखो, बन जाओ मेरे भाई, ये अब यहां पर फीता लगा था और इसमें कुछ पेपर ऊपर रखा और फिर इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया और बांध दिया, और उसके ऊपर क्या, एम्बलम लगा है, ठीक। क्या लगा है? एम्बलम लगा है, ये, ठीक है। ये एम्बलम देख रहे हैं आप, अच्छी आर्ट है मेरी, ये एम्बलम बना हुआ है। तो इतने सालों की जो कॉलोनियल प्रैक्टिस थी उसको माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 2019-20 के बजट में चेंज किया और उसे 4 फोल्डेड रेड क्लॉथ लेजर के रूप में रखा, जिसको CEA, अब देखो जो जो शब्द मैं यूज करता जा रहा हूं, मैं जानता हूं ये शब्द आपके लिए नए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा एक मित्र है, जब उसको मैं मोस्पी का एक बार मैंने नाम ले लिया, MOSPI, मैंने मोस्पी का नाम ले लिया, वो चौंक गया, ये कौन सा नाम होता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग चौंके कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब बहुत लोग इस मिनिस्ट्री का नाम नहीं सुने, मैं जितने वर्ड्स का यूज कर रहा हूं हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, बट डोंट वरी, कीप पेशेंस, बहुत ही शांत दिमाग से बैठिए। पहला लेक्चर है, धीरे धीरे आपको हर लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक शब्द की मतलब आपको समझाते हुए चलूं। लास्ट में क्वेश्चन सेशन होगा तो मैं जितने शब्द बोल रहा हूं, लास्ट में क्वेश्चन सेशन होगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपने कितनी ध्यान से मुझे सुना। देखो, तो क्या बात कर रहा था मैं, CEA यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस समय कौन है? के सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है, के सुब्रमण्यम। इन्होंने क्या कहा इस बजट को 2019 में, इसको कहा बही खाता। क्या कहा? बही खाता, ठीक। सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने इसको कहा कि ये जो है वो बही खाता है। अब बजट के एक डेफिनेशन सुन लो, ठीक है। डेफिनेशन क्या मतलब, समझो कि बजट में होता क्या क्या है। ये तो मैंने अब तक आपको बताया कि क्या बजट के शब्द का मतलब क्या होता है। अब बजट है क्या, समझो, मैं लिख रहा हूं, इट इज
एन एनुअल शब्द को पकड़ना आप, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट containing estimated revenue and expenditure for the next financial year। अब यहां कुछ शब्द को समझना पड़ेगा आपको, जब तक कुछ शब्द अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक आपको चीजें और क्लियर नहीं होंगी। पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा शब्द आया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तीसरा शब्द आया एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब हिंदी में समझ लो कि बजट किसको कहेंगे, एनुअल यानी वार्षिक, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, स्टेटमेंट यानी लेखा जोखा, यानी वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा जो कि अनुमानित होता है अगले साल के लिए, उसे क्या कहते हैं, हम बजट कहते हैं। हिंदी में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिक्टेट करूं, यानी जो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसे हम क्या कह देते हैं, उसमें जितना कुछ होगा कि आने वाले समय में हम क्या खर्च करेंगे, आने वाले समय में हमारा जो है कितनी रेवेन्यू होने वाली है, कितना हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, किस किस सेक्टर पर एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, बजट यही बताता है, ठीक है। एनुअल यानी ये वार्षिक होता है, बात समझ लो आप, एनुअल यानी ये वार्षिक होता है, ठीक। फाइनेंशियल वित्तीय और स्टेटमेंट, यहां एस्टिमेटेड लिखा है यानी अनुमानित, भाई जो चीज होने वाली है उसका तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं ना, उसमें हम एक्चुअली नहीं बता सकते। लेकिन एक और होता है, एक रिवाइज एस्टिमेट होता है, ठीक है, एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। अभी समझो आप, एक एक शब्द मैं पकड़ रहा हूं। रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी एक्चुअल, जैसे इस बार हमने क्या किया, अनुमान लगाया कि अगले साल हम इन चीजों पर खर्चा करेंगे, अगले साल हम रोड में इतना करोड़ रुपए खर्च करेंगे, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में, अगले साल हम मेट्रो में इतना पैसा लगाएंगे, अगले साल हम स्वास्थ्य में इतना पैसा लगाएंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हम इतने रुपए लगाएंगे। लेकिन एक्चुअली कितने रुपए लगाए तो वो तो जब अगला साल निकल जाएगा तब पता चलेगा ना। तो उसी लिए हम समझते हैं एक फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं हिंदी में वित्तीय वर्ष, ठीक। और वित्तीय वर्ष के साथ एक और आता है एक असेसमेंट ईयर, ठीक है। क्या आता है, असेसमेंट ईयर, इसको कहते हैं निर्धारण वर्ष, ठीक। अब आप बात समझ पा रहे होंगे, निर्धारण वर्ष यानी वह साल जिसमें ये सारी चीज निर्धारित हुई हो, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट यानी इस बार जो हमने अनुमान लगाया अगले साल उसका जो हम एक्चुअली देंगे वो होगा रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। यानी यही एस्टिमेट जो इस बजट में एस्टिमेट कहलाएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिवाइज एस्टिमेट, यानी एक्चुअली में क्या क्या हुआ। तो आप समझो यहां पर कि इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यानी क्या हमारी आय होने वाली है और क्या हम व्यय करने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है। उसमें हम फाइनेंशियल ईयर समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल क्या। अब एक बात और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझो कि जो बजट है ना उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पेज खोल लो, कोई पेज खोलते चले जाओ, लेकिन कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल BUDGET या बाजाट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर वहां किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अभी मैं आप बात कर रहा था, जब आपको शॉर्ट बता रहा था तो वहां बात कर रहा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक, वही बजट है। और उसमें बाकायदा आर्टिकल में बाकायदा बता रखे हैं कि सरकार को आर्टिकल 112 के तहत ये करना होगा, 114 के तहत ये करना होगा, 265 के तहत ये करना होगा, 107 के तहत ये है। वैसे वो तो पॉलिटी का काफी, जब अभी मैं बताता हूं आपको, एक आर्टिकल बता रहा हूं उसके बारे में, ठीक है। तो समझो आप फाइनेंशियल ईयर समझ लो, ठीक। फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर कुछ और नहीं है, इट इज अ टाइम पीरियड। क्या है, इट्स अ टाइम पीरियड। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि जिस तरह बजट का कोई जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का नहीं है, क्या फाइनेंशियल ईयर का कोई जिक्र है उसमें? बिल्कुल भी नहीं, फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। बजट कब पारित करना है, यानी फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट सरकार कब पार्लियामेंट में लाएगी, इन सब का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इन सब के बारे में मौन है, कुछ नहीं बोलता कि आप कब लाइए। कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतना कहता है कि आप जो है हर साल
हर साल एनुअल स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है, आपको पार्लियामेंट में एनुअल स्टेटमेंट के 3 डॉक्यूमेंट लाने होंगे। वो फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, अप्रोप्रिएशन बिल होगा और फाइनेंस बिल होगा, आपको लाना ही लाना होगा। ठीक है, बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं करता, लेकिन हम समझते हैं यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड है इंडिया में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर का दर्जा देते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए 2016-17 में वही फिनमिन ने क्या किया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी थी वो? शंकर आचार्य कमेटी। कौन थी? शंकर आचार्य कमेटी। ठीक, 2016-17 में फाइनेंशियल चेंज क्यों किया जाए? ताकि फाइनेंशियल में हम जो टैक्सेस का कलेक्शन होता है उसको हम अच्छे से मॉनिटर कर पाएं, जो टैक्स इवेजन होता है, टैक्स से चोरी होती है, उसको हम रोक पाएं। ठीक, तो इसमें एक बात थी कि हम क्या इसको जनवरी से दिसंबर कर दें, क्या हम इसको जनवरी से, एक्चुअली मुझे तार फंस गया था, ये जो मैं तार लगा रखा है ये, तो ये फंस रहा था, तो क्या ये जनवरी से दिसंबर कर दिया जाए, या इसको रबी और वो हिंदी वाला खरीफ कर दिया जाए, रबी खरीफ तक कर रखा जाए? तो जो भी इन्होंने सिफारिशें दी इस कमेटी ने, शंकर आचार्य कमेटी 2016-17 में, उसको माना नहीं गया। तो केवल आप इतना दिमाग में रखिए कि फाइनेंशियल जो ईयर है उसको डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनी थी, शंकर आचार्य कमेटी 2016-17 में। बाद में उसके रिकमेंडेशन को माना नहीं गया, लेकिन एक प्रयास था कि हम इसको जो चेंज कर सकें। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अच्छा, अब एक चीज और आता है असेसमेंट ईयर। अभी मैंने बताया ना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? यानी निर्धारण वर्ष। यानी देखो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में जो होगा, तो वो होगा खाली, उसका निर्धारण नहीं होगा। उस पर टैक्सेस कैसे लगने हैं, उस पर उसका कैलकुलेशन कैसे होना है, वो अगले साल होगा। यानी 2021 यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 के बीच में उसका निर्धारण होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? उसका निर्धारण होगा कि क्या क्या हुआ है, उन चीज़ों पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम निर्धारण वर्ष। यानी जो इस साल हुआ उसका निर्धारण अगले साल होता है। आप ये समझ लीजिए ध्यान से, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो जो घटनाएं हुई उसका निर्धारण कैसे करेंगे? हम बाद में ही तो करेंगे कि पहले कर लेंगे हम? जो चीज़ हुई नहीं उसकी वो चीज़ें पहले कैसे की जा सकती हैं? ठीक है, तो जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद उसका निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर होता है। तो अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? तो वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 31 मार्च 2021 तक होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे असेसमेंट ईयर के मामले में। ठीक, तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं? आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा अब तक और काफ़ी ईजी लग रहा होगा। ठीक है, जितना हम डर रहे हैं उतना कुछ होता नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ बजट के बारे में, गवर्नमेंट की राय समझते हैं। एक शब्द अभी मैंने फिजिकल पॉलिसी यूज़ किया था, बजट। ठीक, बजट जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है। देखो, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, ठीक, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी एक होती है राजकोषीय नीति और एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति किसी भी देश में सरकार ओन करती है, सरकार के पास उसका स्वामित्व होता है, सरकार उस नीति को बनाती है और इंप्लीमेंट करती है। और उसका जो प्रमुख बनाता कौन सरकार में? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। ठीक, और जो मौद्रिक नीति होती है या मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी देश में, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होगी यानी वहाँ का जो केंद्रीय बैंक होगा वो उसको ओन करेगा और वो उसको मॉनिटर करेगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कौन है? वो सेंट्रल बैंक है RBI। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या उसकी जो कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये सब डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कैसा रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कैसा रहेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, वो सब जो इन्फ्लेशन रेट में क्या चेंजेस करने हैं, प्राइस स्टेबिलिटी रखनी कि नहीं रखनी, वो मौद्रिक नीति में आ जाता है। तो फिजिकल पॉलिसी कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई किसके माध्यम से करती है?
वो है उसका बजट। बजट के एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है अपनी फिजिकल पॉलिसी को जो है इकोनॉमी में इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, अब एक चीज और समझो, फिजिकल मतलब क्या होता है। फिजिकल जो है एक ग्रीक वर्ड है, फिजिकल जो है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, कहां लिखूं उसको, फिजिकल, देखो फिजिकल पॉलिसी, ठीक, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है बास्केट। क्या होता है, बास्केट। और इस बास्केट जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पब्लिक पर्स को, पब्लिक पर्स, ठीक, पब्लिक पर्स को, यानी पब्लिक के पास जो पॉकेट है, पब्लिक के पॉकेट को सीधे इंपैक्ट करती है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो वो सीधे पब्लिक के पर्स पर हमला करेगी। टैक्स लगाया तो सीधे पब्लिक के पर्स से पैसा जाएगा सरकार के पास। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, यानी सीधे सब्सिडीज दी, तो डायरेक्ट वो है जो है पब्लिक के पॉकेट में जाएगी। ठीक है, अब समझो कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। फिजिकल पॉलिसी का थोड़ा सा डेफिनेशन, यानी एक सेट वे में समझ लो। तो फिजिकल मैं लिख रहा हूं यहां पर, फिजिकल पॉलिसी इज द सेट ऑफ समुच्चय ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। क्या, गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड डिसीजन, रिगार्डिंग टैक्सेशन, अभी मैंने बताया ना, टैक्सेशन यानी कराधान, एक्सपेंडिचर और सब्सिडीज एंड अदर ऑपरेशंस। ठीक, ये डिसीजन, इसकी डेफिनेशन कह लो। फिजिकल पॉलिसी को और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जितने भी डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है। गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम क्या है कि हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो पॉलिसी ओन करती है उसे कहते हैं राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी में क्या है, वो सेट ऑफ डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, उसी को क्या करते हैं, एक साथ रख देते हैं और उसे कहते हैं ये नीति बन गई, और वो हो जाती है फिजिकल पॉलिसी। नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है कि सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन है, किससे रिलेटेड, जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड होगा, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, सब्सिडीज से रिलेटेड होगा, ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड होगा, कौन कौन सी स्कीम चलानी है उनसे रिलेटेड होगा। ठीक है, उसे क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे फिजिकल पॉलिसी। अब देखो, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाती है, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर पाए, किसको, वो इन्फ्लुएंस कर पाए सेविंग को। ठीक, किसको कर पाए, सेविंग यानी बचत, जो लोगों ने बचत कर रखी है उनको इन्फ्लुएंस कर पाए, और उनको इन्फ्लुएंस करके मोबिलाइज कर पाए कि आप अन्य चीजों में पैसा इन्वेस्ट करो। सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट, देखो कोई भी सरकार है चाहेगी कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या, जॉब क्रिएट करती है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ इकोनॉमी को ले जाती है। ठीक, तो वो चाहेगी कि हमारे यहाँ वो इन्फ्लुएंस करना चाहेगी इन्वेस्टमेंट को। कंजम्पशन, ठीक, कंजम्पशन को वो बढ़ाना चाहेगी, कंजम्पशन यानी डिमांड को बढ़ाना चाहेगी, डिमांड यानी मांग को बढ़ाना चाहेगी। ठीक है, यानी जो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू वो सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को और कंजम्पशन आदि को इन्फ्लुएंस करना चाहेगी, क्योंकि वो क्या चाहती है, अल्टीमेटली वो चाहती है इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन। समाज में इनइक्वालिटी बहुत है, आप जानते हैं, पल्मा रेशियो देख लो आप। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट देख लो, अमेरिका का कितना है और इंडिया का तक कंपेयर भी कर लो। ठीक है, अमेरिका का वैसे ज़्यादा है। इनकम इनक्वालिटी को दूर करने के लिए सरकार फिजिकल पॉलिसी बनाती है और उससे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, पुनर्वितरण करती है। कैसे करती है, टैक्स लगाकर, किस पर, अमीरों पर। अमीरों को, यानी इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी अमीरों से पैसा, अमीरों पर टैक्स लगाया, पैसा लिया और उनको जो है हमने पब्लिक में क्या किया, बांट दिया। ऐसे नहीं बांटा कि हमने वहां से अमीरों से, अंबानी साहब से 200 रुपए लिए टैक्स के रूप में, और फिर 200 रुपए को जितनी भी पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे थी, चाहे वो तेंदुलकर कमेटी या किसी भी कमेटी का लेकर, और उसके बाद हमने उसको, लो भैया 2-2 रुपए तुम्हारे ऊपर आया। ये नहीं, किसी स्कीम के थ्रू दे देंगे उनको। ठीक है, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे, गरीबों में भी गरीब अंत्योदय योजना के रूप में चला देंगे। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में चला देंगे उसको। ठीक है, हम मनरेगा जैसी स्कीम पर पैसा खर्च कर देंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, उस काम कराकर पैसा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, किससे, फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से। दूसरा, हम सोशियो
इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाएंगे। ठीक, क्या करेंगे हम, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाएंगे, यानी समाज में जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर लाएंगे। दूसरा, हम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी जो दलित पिछड़े वर्ग में है, जो अभी मेन स्ट्रीम विकास धारा के यानी जो विकास के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, उनको क्या करेंगे, समावेशी विकास के थ्रू उन सबको लाएंगे। जनधन योजना, सभी लोग आओ खाता खुलवाओ, वो एक बहुत बड़ा जो है ये मील का पत्थर कहते हैं उसको, वो साबित होता है किसमें, इंक्लूसिव ग्रोथ में। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम फिजिकल पॉलिसी से कर सकते हैं, टैक्सेस को कम कर देंगे, सब्सिडीज को दे देंगे, कॉर्पोरेट्स को जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, और वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तो क्या होगा, तो हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बात समझ में आई आपको कि हम फिजिकल पॉलिसी सरकार क्या क्या करने के लिए करती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी से इनइक्वालिटी है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम चलाएंगे हम। ठीक है, इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक, और बाकी समझो अब फिजिकल पॉलिसी के उद्देश्य क्या होते हैं, ये बात समझ लो आप पहले। अब ठीक, एम ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, देखो जो मैंने डिस्कशन करा था वो हम कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। ठीक, एम क्या है फिजिकल पॉलिसी का, एम ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, एम ऑफ द फिजिकल पॉलिसी क्या है, पहला एम देखो क्या है, पहला एम में हम लिख दें फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट आपको याद होगी, अभी मैंने नाम भी लिया था, MGNREGA। ठीक, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006। इसके तहत क्या हुआ, हम इकोनॉमी में जितने भी ह्यूमन हैं उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मनरेगा स्कीम के तहत उनका हम यूज करेंगे ताकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो। फुल एम्प्लॉयमेंट में आप कतई मत समझिए कि केवल लेबर का फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, केवल लोग हैं उन्हीं को काम दिया जाएगा, नहीं, जितने भी फैक्टर्स हैं। देखो, अगर हमने मनरेगा की स्कीम के तहत लोगों को काम पर लगाया, ठीक है, अब लोगों को हमने क्या किया, काम पर लगाया। देखो लोगों को हमने क्या किया, काम पर लगाया। ठीक, जब लोग काम करेंगे तो वो बाकी जो रिसोर्सेज पर तो काम करेंगे, कहीं पर वो डैम बनाएंगे, कहीं पर वो नहर बनाएंगे, कहीं पर वो जो है तालाब की खुदाई करेंगे, कहीं वो कुछ करेंगे, तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का दोहन होगा। जो पहला टॉपिक है हमारा क्या है, रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही तो टॉपिक इन सब के बारे में तो है। तो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होगा फुल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो हम फिजिकल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है कि हम इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पर लेवल जाए, यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्शन के साधन है, उत्पादन के साधन हैं, उन सभी को हम मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग है कि इन्फ्लेशन से लड़ना। ठीक, क्या है, इन्फ्लेशन से लड़ना। कैसे फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन से लड़ती है, सपोज करो महंगाई बढ़ गई। ठीक है, क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई यानी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। क्या है, आप अगर इन्फ्लेशन के बारे में परिचित नहीं तो समझो, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति यानी प्राइजेस का बढ़ जाना, यानी कीमतों का बढ़ जाना, यानी महंगाई उसको कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई क्यों होती है, सपोज करो, देखो समझो, जब इकोनॉमी में कोई किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी देन सप्लाई। ठीक है, यानी अगर मार्कर की डिमांड है 25 मार्कर की डिमांड डेली है और मार्कर जो है 25 से आ रहे हैं केवल 20 ही, तो क्या होगी, मार्कर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और मांग बहुत ज़्यादा है। तो मांग ज़्यादा होने के कारण और पूर्ति कम होने के कारण, मांग के अनुरूप पूर्ति ना होने के कारण जब प्राइजेस बढ़ जाती तो उनको कहते हैं हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। या मुद्रास्फीति वैसे उनको उसी को नॉर्मली कहते हैं, लेकिन और भी टाइप के मुद्रास्फीति होते हैं। जब मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, वो भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जब प्राइजेस बढ़ जाती हैं, अब इस कंडीशन में सरकार क्या करे, अच्छा प्राइजेस बढ़ जाती है, इसका मतलब एक चीज और है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं खर्च करने के लिए, तो सरकार क्या करती है, राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार करती है, उनसे पैसा ले लेती है। ठीक है, कैसे पैसा ले लेती है, परचेजिंग पावर, आपने पढ़ा होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक पावर यानी खरीदने की क्षमता, यानी मेरे पास 400 रुपए हैं और 400 को 400 हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया, क्या किया, टैक्स लगा दिया,
अब टैक्स लगा दिया तो हमसे 400 था हमारे पास, उस पर 20 रुपए टैक्स ले लिए तो हमें कितने रुपए बचे, हमारे पास 380 बचे, यानी हमारी परचेजिंग पावर कुछ कम हुई। ऐसे सभी पर लगाया और उससे महंगाई क्या की, कंट्रोल कर लिए। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी का यूज करती है, और उसमें कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यानी संकुचित राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करती है, और उससे टैक्सेशन वगैरह के थ्रू क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है। थर्ड देखो, टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी मैंने बताया था इसको आपको। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्यों इन्वेस्टमेंट, कोई भी सरकार अपनी राजकोषीय नीति से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहेगी, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट उसकी राजकोषीय नीति कैसे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगी ये समझो आप। मान लिया किसी क्षेत्र कॉर्पोरेट्स को क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट दे दिया, गवर्नमेंट ने कहा ऐसा अगर आप प्रोडक्शन यहां अगर करते हो तो मैं आपको ये सब्सिडी दूंगा, ठीक है, अगर आप यहां आते हो तो हम ये नियमों को ढील दे देंगे और आप ये कर सकते हैं, ठीक है, यानी कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट देंगे, कॉर्पोरेट्स को टैक्स में रिलीफ देंगे, उस तभी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसका रिपरकशन इफेक्ट क्या आता है, उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आता है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि जॉब क्रिएशन होता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है, और अल्टीमेट इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी ग्रोथ होता है, ठीक है, यानी इससे ग्रोथ तो होता ही होता है, साथ में डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है क्योंकि वो क्वालिटेटिव नेचर का है, तो ग्रोथ तो होगा ही होगा, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि डेवलपमेंट से पहले ग्रोथ का होना जरूरी है, ठीक है, विकास से पहले वृद्धि का होना जरूरी है, ठीक है, तभी विकास होगा, अगर वृद्धि नहीं हो रही तो विकास आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या किया हमने, उसमें हम क्या करेंगे, अभी मैंने पहले भी बताया, जनधन अकाउंट खुलवाया और सभी को उसमें से सम्मिलित कर लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का यूज करेंगे, हमने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया, उनसे पैसा लिया, और उसके बाद उसको हमने हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, इन सब जगहों पर खर्च करना स्टार्ट किया, जिससे जो लोग पिछड़े हैं उनको भी हम आगे लाकर उसमें इंक्लूड कर पाए और समावेशी विकास हो पाए। उसके बाद देखो, एक ग्रोथ होता है रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ, क्या होता है, रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक, यानी इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रीय संतुलित विकास, यानी सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी में ऐसी नीतियां बनाए कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे कहे, जो निवेश करता है उनसे कहे कि देखो ये तो हमारा मेन लैंड है, जो शहरी इलाका, यहाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, अगर जाकर आप यहाँ गाँव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप गाँव में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैं ये बेनिफिट दूंगा, तो आप वहाँ जाकर करो, वहाँ के लिए लोगों को प्रमोट करें ताकि रीजनली इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। और रीजनली इम्बैलेंस क्रिएट होने से आप एक चीज़ और जान रहे हैं कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, कि लोग जो है गांव के क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है, गांव क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ बहुत तेजी से लोग माइग्रेट होते हैं, तो वो क्या होगा, रीजनली इम्बैलेंस, यानी किसी स्टेट में कम, जैसे बिहार जैसे स्टेट है उसमें उसका जो है रीजनली इम्बैलेंस है, ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वो रीजनली इम्बैलेंस और महाराष्ट्र देख लीजिए तो क्या होगा, एक बहुत डेवलप है, एक बिल्कुल डेवलप नहीं है। तो सरकार अपनी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से रीजनली बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करती है, ये बात समझ में आई आपको। उसके बाद एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक। अब देखो एक्सचेंज रेट क्या होता है, पहले ये समझो, विनिमय दर क्या होता है, इसको कहते हैं हम विनिमय दर, क्या कहते हैं हिंदी में, विनिमय दर। विनिमय दर मतलब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की में उसकी क्या कीमत है, यानी अगर रुपए की कीमत को हम अमेरिका में देखें, ठीक है, यूएसए में देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखें तो $70 है, यानी वहां के $1 जो है वहां यहाँ के 70 रुपए के बराबर है, यानी अगर हम 70 रुपए देंगे तो वहां का हमें $1 मिलेगा, यानी हमें प्राइस पता चलती है अपनी करेंसी का इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, उसे कहते हैं हम एक्सचेंज रेट, यानी प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, ठीक है, यानी इस तरह कह सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सचेंज रेट, या ये कभी कभी बढ़ता घटता रहता है, 73 रुपीज। अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है तो ठीक, अगर $1 इज इक्वल टू
ये 75 रुपीज़ हो जाता तो क्या होगा, इसका मतलब इंडिया का रुपी और गिर गया है, यानी इंडिया का रुपी ढीला पड़ गया है, कमज़ोर हो गया है। और सरकार क्या करती है, अपनी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी वो अगर चाह रही कि अगर $1 बराबर 70 रुपये है तो 70 रहने दो, इसको कम या ज़्यादा करने से नुकसान होता है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो हमारे रुपए की कीमत घट जाएगी, अगर ये घटेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार एक्सपोर्ट पर जो टैक्सेस हैं उनको घटा देती है, एक्सपोर्ट पर टैक्सेस को क्या करती है, घटा देती है, उसको सब्सिडी देती है ताकि आप ताकि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। एक्सपोर्ट यानी निर्यात, यानी अपने सामान को हम बाहर भेजते हैं, और अगर बाहर भेजते हैं तो वहाँ से पैसे आते हैं, और पैसे विदेशी करेंसी के रूप में आते हैं, जो कि हमारे रिजर्व में यानी आरक्षित मुद्रा कोष में की बढ़ोतरी करते हैं, जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबल होता है। और दूसरी बात, इंपोर्ट पर जो है टैरिफ लगा देते हैं, इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं, जिसको हम टैरिफ कहते हैं। इंपोर्ट पर जो भी टैक्स इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहते हैं। और अगर टैरिफ को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इंपोर्ट गिर जाता है, यानी इंपोर्ट यानी जो हम मंगाते हैं यानी हम पेमेंट बाहर करते हैं रुपए के रूप या विदेशी मुद्रा के रूप में, तो हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा कम जाएगी और विदेशी मुद्रा ज़्यादा आएगी, जिससे हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो फिजिकल पॉलिसी का ये मेन एम होते हैं, 6-7 एम, मैंने 5-6 एम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और भी आप अगर बुक में मिले तो उसे पढ़ लीजिए।